युद्ध का इतिहास मुख्यतः प्रमुख शहरों या जनसंख्या क्षेत्रों के आसपास केंद्रित लड़ाइयों का रहा है, जो जनजातियों के सामूहिक सुरक्षा के लिए एकजुट होने के समय से शुरू हुआ। फिर उन्होंने सबसे बड़ी बस्तियों में केंद्रित जटिल राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं विकसित की, जो आगे चलकर देशों की राजधानियां बनी। इतिहास की कुछ सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयां एक सेना के प्रमुख शहर पर कब्जा करने के प्रयास और दूसरी सेना के उसे बचाने के प्रयास पर केंद्रित रही है। इनमें ट्रॉय के खिलाफ ग्रीक अभियान, कॉन्स्टेंटिनोपल की लूट और बर्लिन की लड़ाई शामिल है। हर युद्ध में शहरों के लिए लड़ाइयां होती है। 2003 में जब अमेरिकी और ब्रिटिश बलों ने सद्दाम हुसैन के इराक पर आक्रमण किया, तो वॉशिंगटन के योजनाकारों को पता था कि अगर वे सद्दाम और उसकी सरकार को हटाना चाहते हैं तो उन्हें बगदाद में प्रवेश करना होगा, जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का मिशन था। कोई भी इस भ्रम में नहीं था कि बगदाद को तोड़ना आसान होगा, और अमेरिकी बलों द्वारा प्राप्त तकनीकी लाभ के बावजूद वियतनाम से सोमालिया तक के वर्षों के संचालन अनुभव ने अमेरिकी कमांडरों को बताया कि अंत में यह मुख्य रूप से पैदल सेना के कौशल और लड़ाई के जज्बे पर निर्भर करेगा। यह बगदाद के पतन की कहानी है। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 1990 में कुवैत पर सद्दाम हुसैन के आक्रमण के बाद अमेरिका ने एक बहुराष्ट्रीय सैन्य बल का नेतृत्व किया, जिसने इराकी सेना को कुवैत से बाहर निकाला। इस घटना ने वैश्विक तेल भंडारों के लिए खतरा पैदा किया और विश्व अर्थव्यवस्था को झटका दिया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ने भविष्य के संघर्षों के लिए मानक स्थापित किए। इसमें हवाई शक्ति का व्यापक उपयोग देखा गया, जिसने सटीक हमले किए और जमीनी सैनिकों के लिए कुवैत में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। सिर्फ 43 दिनों में हुसैन की 9 लाख सैनिकों वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना को नष्ट कर कुवैत को मुक्त कराया गया। कई पश्चिमी नेता, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, पीछे हटती इराकी सेना का पीछा करना और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना चाहते थे, मानते हुए कि इससे क्षेत्र में स्थिरता आएगी। कई क्षेत्रीय अरब सहयोगी, जिन्होंने डेजर्ट स्टॉर्म का समर्थन किया था, कुवैत के स्वतंत्र होने के बाद पश्चिमी नेतृत्व वाली सेना द्वारा युद्ध जारी रखने का विरोध कर रहे थे। अंततः अमेरिका ने युद्ध को अधूरे मिशन के साथ समाप्त किया। इराक ने संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को अपने सामूहिक विनाश के हथियारों के शस्त्रागार के विनाश का निरीक्षण करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की, जैसा कि शांति प्रक्रिया में उल्लिखित है। यह एक निराशाजनक प्रयास था, क्योंकि निरीक्षकों को अक्सर इराकियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था, जिससे अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों को संदेह हुआ कि हुसैन गुप्त रूप से रासायनिक और जैविक हथियारों का भंडारण कर रहा था और उन्हें इराकी रेगिस्तान में गुप्त स्थानों पर पहुंचाने के साधनों को तैयार कर रहा था, उन्हें उपयोग करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। 11 सितंबर हमलों के बाद यह कथित खतरा तेजी से बढ़ा, जो 2001 में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका अब बुश के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू की अध्यक्षता में बुश जूनियर ने इराक को आतंक के युद्ध के समर्थक के तौर पर चित्रित कर अमेरिकी जनता को निशाना बनाया। इराक द्वारा निरीक्षकों के साथ असहयोग और झूठी खुफिया रिपोर्टों को उजागर करते हुए बुश ने सैन्य कार्रवाई हेतु संयुक्त राष्ट्र का रुख किया, जिसका मुख्यतः ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर ने समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सद्दाम हुसैन से यूएन निरीक्षण टीमों के साथ सहयोग करने की बार बार मांग की, परंतु राष्ट्रपति बुश को आक्रमण का नेतृत्व करने से रोका। फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन ब्रिटेन और अमेरिका के कड़े विरोध में थे और किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की धमकी दे रहे थे, जिससे परिषद गतिरोध में थी। इससे बुश को बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया, क्योंकि इराक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा था और अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा था। उनके अनुसार अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र की अनुमति की जरूरत नहीं थी। 17 मार्च को बुश ने हुसैन और उनके बेटों को इराक छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड की छोटी सैन्य टुकड़ियों के समर्थन से ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 19 मार्च
2003 को शुरू हुआ और कुछ पहले लक्ष्य बगदाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में थे। इराकी फ्रीडम हमेशा से एक छोटी अभियान के रूप में योजना बनाई गई थी ताकि गठबंधन के हताहतों को सीमित किया जा सके और अंतरराष्ट्रीय राय को शांत किया जा सके, जो कि इसके खिलाफ काफी हद तक थी, क्योंकि इस अभियान को अवैध माना गया था, क्योंकि इसके समर्थन में कोई संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव नहीं था। 1990 के युद्ध और एक दशक से अधिक के प्रतिबंधों से कमजोर इराकी सेना केवल आक्रमण बल को रोक पाती, पर रोक नहीं पाती थी। 2 हफ्तों के भीतर गठबंधन सैनिक तेजी से राजधानी के बाहरी इलाकों में प्रवेश कर रहे थे। हुसैन के इराक को बगदाद के साथ जोड़ा जाता था। उसे हराने के लिए बगदाद पर कब्जा करना जरूरी था। देश के प्रमुख सरकारी कार्यालय एक प्रशासनिक जिले में थे, जो हुसैन के महल सहित अरब महानगर से बहने वाली टिग्रिस नदी द्वारा शहर से काफी कटा हुआ था। प्रारंभिक दौर के शुरुआती हमलों में से एक का लक्ष्य हुसैन को मारना था, क्योंकि खुफिया सूचना के अनुसार वह शहर के एक बंकर में अपने नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे। यदि सफल होता तो यह उनके शासन के पतन को तेज कर देता, लेकिन अंततः सद्दाम इस हमले से बच गए। शहर की रक्षा कर रही थी नियमित इराकी सेना की इकाइयां, जो अब तक गठबंधन की वायु शक्ति से बची हुई थीं, और बहुचर्चित रिपब्लिकन गार्ड की 4 डिवीजनों तक। मार्च के अंत तक अर्धसैनिक समूहों और स्वयंसेवकों के शामिल होने से रक्षकों की संख्या बढ़ी, जिन्होंने हथियार उठाए। दुनिया भर के मुसलमानों ने इसे पश्चिम द्वारा इस्लाम के खिलाफ युद्ध के रूप में देखा। हालांकि इस समय तक सद्दाम हुसैन को तख्ता पलट का डर शायद उससे भी अधिक था, जितना कि उन्हें आक्रमणकारी अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं का था। इस प्रकार उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद सेना इकाइयों को तोड़ना शुरू किया, ताकि रक्षा बल के सभी पहलुओं से मिश्रित इकाइयां बनाई जा सके। विचार था कि संभावित षड्यंत्रकारी नई संरचनाओं में भरोसेमंद व्यक्तियों की पहचान नहीं कर पाएंगे, जिससे राजद्रोह का प्रस्ताव देने की संभावना कम होगी। इराकी कमांडरों ने शहर की रक्षा में संदेशवाहकों का उपयोग किया, क्योंकि सहयोगी वायु शक्ति ने उनके नियंत्रण ढांचे को अप्रभावी कर दिया था, जो कुछ हद तक हिटलर द्वारा 1945 में बर्लिन की रक्षा के समान था। इराकियों ने गठबंधन सैनिकों को रोकने के लिए सड़कों पर जल्दबाजी से अवरोध लगाए। उन्होंने ट्रक, मलबा आदि का इस्तेमाल किया और पूर्वी बगदाद के रास्ते बंद करने के लिए दियाला नदी के पुल भी तोड़ दिए। अब हुसैन को बस अनिवार्य का इंतजार था। गठबंधन योजनाकारों को उम्मीद थी कि 1991 की तरह हवाई शक्ति इराक की सेनाओं को तब तक कमजोर कर सकती है जब तक कि यह अब व्यवहार्य न हो और हुसैन को आत्मसमर्पण करने या कम से कम देश से भागने के लिए मजबूर कर सकती है, जिससे उनके उत्तराधिकारी को शांति वार्ता करने का मौका मिल सके, इससे पहले कि उन्हें शहर में प्रवेश करना पड़े। यद्यपि राजनेता और सैन्य कमांडर कई मुद्दों पर असहमत होते हैं, परंतु 2003 में वे कम से कम एक बात पर सहमत थे कि शहरी युद्ध से बचा जाना चाहिए या इसे यथासंभव सीमित किया जाना चाहिए, क्योंकि संकीर्ण गलियों ने आधुनिक यांत्रिक सेनाओं को आगे बढ़ने में कठिनाई पैदा की और रक्षकों को घात लगाने के अनेक अवसर दिए। साथ ही अधिक नागरिक हताहतों की आशंका थी, जो वॉशिंगटन और लंदन के नेताओं के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि इराकी स्वतंत्रता के प्रति समर्थन कम हो रहा था। उदाहरण के लिए, गठबंधन हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों की छवियां देश विदेश में दूरगामी प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार यह सहमति हुई कि शहर को ब्लॉक दर ब्लॉक लेने के बजाय गठबंधन सैनिकों को प्रमुख स्थानों जैसे वरिष्ठ सरकारी कार्यालय और सुदृढ़ कक्षाण सुदृढ़ रक्षा स्थान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2020 में मेजर निकोलस फियोर ने बगदाद जैसे शहर को कब्जाने के 5 ऐतिहासिक चरण बताए, जिन्हें गठबंधन योजनाकारों को संबोधित करना था, क्योंकि वे सद्दाम से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। चरण एक शहर के पास जाने, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित रास्ता साफ करने और अग्रिम बलों के लिए आवश्यक आपूर्ति लाइनों को प्रदान करने से संबंधित था। चरण 2 का लक्ष्य
शहर को शत्रु देश से अलग करना, सरकारी सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पलायन को रोकना और रक्षकों तक आपूर्ति एवं सहायता पहुंचने से रोकना था। चरण 3 में शहर पर प्रारंभिक हमला, बाहरी रक्षा को तोड़ना और शहर में आगे के हमलों के लिए सुरक्षित आधार स्थापित करना शामिल था। चरण 4 ऐसे 4 मुख्य लक्ष्यों पर केंद्रित था जो हमलावर को लाभ देते हैं और साथ ही रक्षक की प्रतिरोध क्षमता को काफी कमजोर करते हैं। इसमें पुल और प्रमुख परिवहन लिंक शामिल हैं, जैसे राजमार्ग और हवाई या रेल बुनियादी ढांचा। और अंत में चरण 5 में हमलावर अंतिम प्रतिरोध के गढ़ों को समाप्त करते हैं, शेष जनसंख्या पर कुछ प्रकार का नियंत्रण थोपते हैं और चल रहे संघर्ष में शहर की भूमिका को कब्जा बलों के उपकरण के रूप में मजबूत करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि अमेरिकी बलों ने इस पैटर्न का पालन कैसे किया और उनकी सफलता का आकलन करेंगे। यह हमेशा स्पष्ट था कि 2003 में बगदाद एक युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं ने युद्ध में इराकी विरोधियों को हराकर इराकी शहर की ओर मार्ग प्रशस्त किया। युद्ध की तैयारी में गठबंधन वायुसेना ने शहर के भीतर और आसपास निशाना साधा। इनमें से कई लक्ष्यों का संबंध वायु रक्षा स्थलों से था या सीधे रिपब्लिकन गार्ड के बुनियादी ढांचे पर निशाना साधा गया था। नागरिक हताहतों से बचने के प्रयास किए गए, परंतु इन हमलों का लोगों पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने अक्सर रात के नारंगी आकाश और विस्फोटों से कांपती जमीन महसूस की। एक पर्चा गिराने के अभियान ने शहर के संभावित रक्षकों को निराशाजनक स्थिति का एहसास कराया। शहर के भीतर हमलों की छवियों को दुनिया भर में प्रसारित किया गया, जिसका वॉशिंगटन में बुश प्रशासन और लंदन में ब्लेयर सरकार पर मिश्रित प्रभाव पड़ा। फुटेज ने युद्ध विरोधी भावना को और बढ़ावा दिया, जो पहले से ही दोनों देशों में मौजूद थी। इसके अतिरिक्त 22 मार्च को एक RAF टॉर्नेडो को गलती से एक अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल बैटरी द्वारा मार गिराया गया, जिसमें एयर क्रू फ्लाइट लेफ्टिनेंट केविन मैन और डेव विलियम्स की मौत हो गई। बगदाद के लिए लड़ाई में 3 अमेरिकी विमान भी खो जाएंगे। शहर को कब्जाने के लिए अमेरिकी सेना की 3री इन्फेंट्री डिवीजन और 1ली मरीन डिवीजन को जिम्मेदारी दी गई थी। अमेरिकी कमांडर चाहते थे कि उनके सैनिक और शहर के रक्षकों के बीच सड़कों पर खूनी संघर्ष न हो, जैसा कि 1 दशक पहले मोगादिशु, सोमालिया में ब्लैक हॉक डाउन घटना के दौरान हुआ था। हालांकि वे नागरिक हताहतों को न्यूनतम रखने की राजनीतिक आवश्यकता से भी बाधित थे। परिणामतः भारी अग्निशक्ति जैसे तोपखाने व निकट हवाई समर्थन का उपयोग न्यूनतम किया जाएगा। इसके बजाय हमले से पहले अमेरिकी बलों ने शहर को घेर लिया और रक्षात्मक स्थानों व आपूर्ति लाइनों पर हवाई हमले कर रक्षकों की प्रतिरोध क्षमता को कमजोर कर दिया। अमेरिकी बल 3 क्षेत्रों में हमला करके इराकी बलों को विभाजित करेंगे और उनकी सामूहिक शक्ति को कमजोर करेंगे। अंत में 3 अप्रैल को युद्ध शुरू हुआ। मेजर जनरल बुफोर्ड के नेतृत्व में ब्लाउंट की 1ली और 2री ब्रिगेड ने दक्षिण और उत्तर पश्चिम से हमला किया और बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला करने के लिए सड़कों और पुलों पर कमजोर प्रतिरोध का सामना किया। हालांकि उस समय इसका नाम इराकी नेता के नाम पर था। हमला एक F-15E स्ट्राइक ईगल द्वारा किया गया था, जिसने गलती से एक अमेरिकी दल पर बमबारी कर दी, जिससे सार्जेंट फर्स्ट क्लास रैंडी रेन, सार्जेंट टॉड रॉबिन्स और विशेषज्ञ डोनाल्ड ऑक्स की मृत्यु हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। हवाई अड्डे पर कब्जा आसान नहीं था। इराकियों ने शहर में भारी सुरक्षा छोड़ी थी, लेकिन अंत में यह अमेरिकी नियंत्रण में आ गया। लेकिन यह लड़ाई का अंत नहीं था। रात में इराकी T-72 टैंकों ने मोर्टार और स्नाइपर टीमों के साथ 1st ब्रिगेड पर पलटवार किया। एक ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन को T-72 से एक 125 मिलीमीटर के गोले से मारा गया।
लड़ाई के दौरान सार्जेंट फर्स्ट क्लास पॉल रे स्मिथ युद्ध में मारे गए, एक ऐसी कार्रवाई में जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से डिवीजन का पहला मेडल ऑफ ऑनर मरणोपरांत प्रदान किया गया। अगली सुबह कोर के सेकेंड टैंक बटालियन के अमेरिकी मरीन बख्तरबंद इकाइयों ने थुआ बे के आसपास विदेशी लड़ाकों का समर्थन प्राप्त रिपब्लिकन गार्ड्स के अलनिदा डिवीजन के सदस्यों से संघर्ष किया। उन अनूठे सैनिकों के साथ युद्ध अनुमान के अनुसार कठिन था, परंतु दिन के अंत तक वे युद्ध लड़ने में असमर्थ हो गए थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने 3 M1 अब्राम्स टैंकों को नष्ट कर दिया था। शहर के अंदर इराकी सैनिकों की गतिविधियों की निगरानी कर रही अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बड़ी संख्या में इराकियों को अपनी तैयार रक्षात्मक स्थिति छोड़ते हुए देखना शुरू किया, जिससे उन्हें सही तरीके से यह मानने का संकेत मिला कि इराकी सेना बड़े पैमाने पर पलायन का सामना कर रही थी। 5 अप्रैल को 3री इन्फेंट्री की 2री ब्रिगेड ने एक छापेमारी की ताकि वे हवाई अड्डे पर कब्जा करने वाले सैनिकों से जुड़ सके और इराकी रक्षा की प्रभावशीलता का परीक्षण कर सके। यह निर्णय मेजर फ्योरे के शहर पर कब्जा करने के चौथे चरण की आवश्यकताओं को पूरा करता था। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर उस समय तक पिछले चरणों में से कोई भी हासिल नहीं हुआ था, खासकर शहर को अलग थलग करना, क्योंकि इराकी और बढ़ती संख्या में विदेशी लड़ाके अभी भी शहर में आ जा सकते थे। आसी ऑपरेशन बगदाद के दक्षिण में शुरू हुआ और बल ने बख्तरबंद वाहनों और M1 टैंकों के साथ मुख्य सड़कों से अपने लक्ष्य की ओर धक्का दिया। इराकी प्रतिरोध अव्यवस्थित और अपेक्षाकृत अप्रभावी साबित हुआ। सबसे उल्लेखनीय नुकसान एक M1 टैंक को हुआ, जिसे विस्फोटक प्रभाव से छोड़ना पड़ा, जो ईंधन सेल को भेद कर इंजन में आग लगा दी। हालांकि चालक दल सुरक्षित निकल पाया। टैंक को बाद में अमेरिकी वायुसेना द्वारा नष्ट कर दिया गया ताकि इराकी सैनिक इसे न बचा पाए। यह छापा एक सफल अभियान के रूप में जाना गया और अमेरिका में इसे थंडर रन नाम दिया गया। अगले 48 घंटों में अमेरिकी खुफिया ने देखा कि इराकियों ने थंडर रन मार्ग के आसपास अपनी रक्षा बढ़ा दी, सही अनुमान लगाते हुए कि 2री ब्रिगेड शहर पर एक और बख्तरबंद हमला करेगी। अमेरिकी कर्नल डेविड पर्किंस के नेतृत्व में 2री ब्रिगेड ने 7 अप्रैल को अपने दूसरे थंडर रन पर प्रहार किया, लेकिन अतिरिक्त किलेबंदी के बावजूद यह दूसरा रन पहले से अधिक सफल रहा। इस बार उद्देश्य सरकारी जिला था, जो आश्चर्यजनक रूप से जल्दी गिर गया, जिससे इराकियों की रक्षा करने की क्षमता बाधित हुई। हालांकि अमेरिकी बल मुख्य लक्ष्य सद्दाम हुसैन को पकड़ने में विफल रहे। दूसरे थंडर रन के समय तक शहर में मुख्य लड़ाइयां 3 प्रमुख सड़क चौराहों पर हो रही थी। अमेरिकी कमांडरों ने इन क्षेत्रों को कॉमेडी ट्रूप के मुख्य पात्रों के नाम दिए, 3 स्टूजेस अर्थात मो, लैरी और कर्ली। 7 तारीख की शाम तक अमेरिकी बलों ने शेष इराकी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का संदेश प्रसारित किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि आदेश देने के लिए बहुत कम प्रभावी सरकार बची थी। इन सफलताओं के बावजूद दक्षिणी चौराहे पर लड़ रहे अमेरिकी सैनिक कर्ली खुद को पूरे युद्ध की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक में उलझा पाया, मुख्य रूप से विशेष रिपब्लिकन गार्ड सैनिकों और सीरिया के स्वयंसेवकों के खिलाफ। लड़ाई 18 घंटे से ज्यादा चली और अमेरिकी सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था जब एक राहत बल ने उनकी मदद की। इराकियों द्वारा किए गए अधिक शानदार कदमों में से एक में उन्होंने 3री डिवीजन की 2री ब्रिगेड के मुख्यालय पर सफलतापूर्वक एक बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल दागी, जिसमें 2 सैनिक प्राइवेट फर्स्ट क्लास एंथनी मिलर और स्टाफ सार्जेंट लिंकन हॉलिनशेड की मौत हो गई। जूलियो पार्राडो और क्रिश्चियन लिबिग नामक 2 और पत्रकार भी मारे गए। उन्होंने 15 अन्य लोगों को घायल और कई सैन्य वाहन नष्ट कर दिए। 8 अप्रैल को लगभग 500 इराकी सैनिकों ने जुम्हुरिया पुल के पार एक जबरदस्त पलटवार किया, जिससे बगदाद के पश्चिमी हिस्से में अमेरिकी सैनिकों को शुरू में पीछे हटना पड़ा। अमेरिकी सैनिकों ने इराकियों के हमले को रोकने और उन्हें पीछे धकेलने के लिए A-10 वारथोग्स की मदद ली।
अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी भागीदारी से पहले वारथोग को सेवानिवृत्त करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब यह अपने वजन के बराबर सोने के लायक बन गया, निकट हवाई समर्थन देता हुआ। अपनी प्रसिद्ध मजबूती के बावजूद एक A-10 इराकी जमीनी आग में खो गया जब उसे कंधे से दागी गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने मारा। नौ अप्रैल को सद्दाम हुसैन ने अपने विश्वासपात्र दोस्तों के साथ राष्ट्रीय खजाने का एक हिस्सा लेकर शहर से पलायन किया, अमेरिकी सेना की सफाई मुहिम से बचते हुए। वह उत्तरी इराक के तिक्रित के पास एक क्षेत्र में जाकर एक छोटे भूमिगत आश्रय में छिपेगा। फिरदौस स्क्वायर में हुसैन के विरोधी मिलिशिया द्वारा तानाशाह की मूर्ति गिराने के नाटकीय दृश्य दुनिया भर में प्रसारित हो रहे थे, जिन्हें अमेरिकी मरीन का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने पहले मूर्ति पर अमेरिकी झंडा लपेटा था, बाद में हटाने का निर्देश मिला। इसने ऑपरेशन के चौथे चरण की समाप्ति घोषित की। शहर अब प्रभावी रूप से अमेरिकी नियंत्रण में था, जिससे चरण 5 शहर की सुरक्षा और सेवाओं का अमेरिकी नियंत्रण में तात्कालिक स्थानांतरण शुरू हो सके। शहर में इराकियों ने जल्द ही लूटपाट शुरू कर दी और हिंसा व्यापक फैल गई। अस्पतालों को भी नहीं बख्शा गया, जिससे कुछ डॉक्टरों को 1 के 40-7 असॉल्ट राइफल लेकर अपना स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा के लिए राउंड शुरू करने पड़े। कई इराकी जो हुसैन के लंबे समय तक उत्पीड़न से थक चुके थे, ने उनके शासन के प्रतीकों और समर्थकों पर अपना गुस्सा निकाला। हुसैन ने स्वयं शहर छोड़ दिया था, परंतु उनके शासन और सेना ने हार स्वीकार नहीं की। इसके बजाय उन्होंने विद्रोही समूह बनाए जो आगामी महीनों और वर्षों तक गठबंधन सैनिकों को परेशान करते रहेंगे। स्नाइपर हमले, घात लगाकर हमले और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिन्हें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कहा जाता है, हमेशा के लिए चरण 5 को लागू करने के लिए नियुक्त सैनिकों को परेशान करेंगे। बगदाद हवाई अड्डा विशेष रूप से कई हमलों का दृश्य होगा, जिसमें पूर्व इराकी सेना के कंधे से लॉन्च किए गए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले शामिल हैं। 1 मई 2003 को एक S-3 वाइकिंग विमानवाहक USS अब्राहम लिंकन पर उतरा, जो फारस की खाड़ी में युद्ध अभियानों से लौट रहा था। राष्ट्रपति बुश उस पर सवार थे और उन्होंने चालक दल और एकत्रित पत्रकारों को अपना अब कुख्यात मिशन पूरा हुआ संबोधन दिया। बुश ने भाषण में घोषणा की कि इराक में प्रमुख युद्ध अभियान समाप्त हो गए हैं। इराक की लड़ाई में संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे सहयोगियों ने विजय प्राप्त की है। हमें इराक में कठिन काम करना है। हम उस देश के उन हिस्सों में व्यवस्था ला रहे हैं जो अभी भी खतरनाक है। हमारा मिशन और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जारी है, लेकिन यह अनंत नहीं है। हम विजय का दिन नहीं जानते, परंतु हमने परिवर्तन का संकेत देखा है। इन आशावादी शब्दों के बावजूद सद्दाम हुसैन 13 दिसंबर तक 7 महीने से अधिक समय तक फरार रहा। इस बीच इस्लामी कट्टरपंथियों ने अफगानिस्तान में नाटो के अभियानों को इस्लाम के खिलाफ ईसाई धर्मयुद्ध बताते हुए आक्रमण और कब्जे जारी रखे, जिससे विद्रोह और बढ़ता गया। इसके परिणाम स्वरूप हजारों विदेशी लड़ाके गठबंधन सैनिकों और नई पश्चिमी स्थापित इराकी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने आए, जिसने इस्लामिक स्टेट समूह के उदय को सीधे प्रभावित किया। इराक की स्वतंत्रता और उसके प्रभावों का इतिहास लिखा जाता रहा है, जिसमें बगदाद की कहानी और भविष्य में इसकी भूमिका शामिल है।